हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रिएटर। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा, आवश्यकता, अर्थ, उद्देश्य और सिद्धांत, जो कि हमारा डीएलएड का जो सिलेबस है उसमें इकाई 1 जो है हमारा, ये इसके बारे में है। तो आज हम लोग देखते हैं अध्याय 1 देखेंगे। हम लोग प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन, वित्त एवं योजना के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग को विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के बारे में हमें आज देखना है। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम बुक से बता रहे हैं, पूरी डीप में बताएंगे, पूरी सारी बातों को क्लियर करेंगे हम लोग, इसलिए एक बुक से इसको करवा रहे हैं। अब 10-10 मिनट के वीडियो जो यूट्यूब में आते हैं उसको देखकर अगर आप सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हम अच्छे नंबर से डीएलएड कर लेंगे, अच्छे नंबर से बीएड कर लेंगे, तो ये आपका भ्रम है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैसा होता नहीं है। आप 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में किसी को समझ ना सकते हैं। एक एक यूनिट के लिए एक एक बुक बनाया गया है, तो आप बुक से बेहतर से पढ़ें। आपके पास पूरा पूरा साल भर का टाइम होता है एक 2 फाउंडेशन पेपर के लिए, पत्र 1 और पत्र 2। फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 के लिए आपके पास 2 साल होता है, फाउंडेशन 3 और फाउंडेशन 4 के लिए आपके पास 2 साल होता है। तो आप इन सब चीज़ों को जो है सो पूरी डीप में पढ़ें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप 1.5-2 लाख रुपए पैसा देते हैं, आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप इन सब चीज़ों को गहराई से अध्ययन करें और समझें इन सब चीज़ों को और अपने पैसों का उपयोग करें। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध एवं वित्तीय आयोग। इस वीडियो में हम लोग इन सब जो पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा और जूम कर देते हैं, इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं। हम लोग अगर इन सारी बातों को अगर देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मेन पॉइंट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब टॉपिकों को करेंगे। और आप क्या करेंगे कि आपका होमवर्क यही है कि आप इसको बेहतरीन ढंग से आप वीडियो को रोकेंगे और आराम से इसको पढ़ेंगे कि प्रबंधन एक बहुत पुरानी धारणा है। इससे आपका नॉलेज बिल्ड होगा, आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रबंधन की परिभाषा क्या होता है। देखिए, प्रबंधन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग चीज़ों दिया गया है। प्रबंधन की परिभाषा देना इतना सरल काम नहीं था, फिर भी यह प्रयास किया गया है और इसका परिभाषा दिया गया है। पहला परिभाषा किसने दिया है? तो बोनो और कटर्ज। किसने? बोने और कटर्ज के द्वारा जो इसका परिभाषा दिया गया है। और इसका परिभाषा क्या दिया गया है कि बोने एवं कटर्ज कहते हैं कि व्यक्तियों एवं अन्य संसाधनों के प्रयोग उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। प्रबंधन का जो परिभाषा है बोने एवं कटर्ज के द्वारा क्या दिया गया है कि व्यक्तियों एवं अन्य संसाधनों का प्रयोग, जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी और संसाधन हैं, इसका प्रयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। किसकी प्राप्ति के लिए? जो प्रबंधन के लिए जो संगठन को बनाया है उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जो इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा डीप में जाकर के क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, उद्देश्य संगठन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जो भी संगठन होते हैं उसके लिए क्या निर्धारित किए जाते हैं? उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। मान लिया जाए कि हम एक संगठन बनाएं, 10 लोगों का, 20 लोगों का एक संगठन बना लिए, और हम बनाने के बाद उस संगठन को जब बना रहे होंगे ना, तो ये सोच के बनाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे संगठन को बना करके। एक उद्देश्य होगा हमारा कि अगर हम 10 लड़कों का संगठन है तो सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना होगा, तो और कोई मुद्दे को उठाना होगा। तो इस तरह से हमारा एक उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य संगठन के लिए निर्धारित किए जाते हैं। प्रबंधन व्यक्तियों तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था इस प्रकार कार्य करने ताकि निर्धारित उद्देश्य प्राप्ति हो सके। प्रबंधन क्या करता है कि हम लोग जो संगठन को बनाते हैं ना, उस संगठन में जो जो चीज़ों को आवश्यकता होता है उन सारे चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? तो ये प्रबंधन करता है। कौन करता है? प्रबंधन करता है। तो उद्देश्य संगठन के लिए निर्धारित किए जाते हैं और प्रबंधन व्यक्ति तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था इस प्रकार कार्य करने के लिए ताकि निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हो सके। जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो हम लोगों ने निर्णय लिया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूर्ति कर सके, इसके लिए प्रबंधन क्या करता है? हम लोगों का मदद करता है। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सारी चीज़ों को वो हमें क्या करती है? देने का काम करती है। उम्मीद आपको बोने एवं कटर्ज की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीव्रता एवं न्यूपोर्ट। तीव्रता एवं न्यूपोर्ट क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कि इसमें तीव्रता और न्यूपोर्ट का क्या कहना है इसके बारे में।
त्रिविथा एवं न्यूपोर्ट त्रिविथा एवं न्यूपोर्ट के अनुसार कहना है कि प्रबंधन को हम एक प्रक्रिया के संदर्भ में कह सकते हैं। प्रबंधन को एक प्रक्रिया के संदर्भ में कह सकते हैं जिसमें व्यक्ति, मानव और पदार्थ संसाधन प्रक्रिया में योजना बनाने, संगठन करने, अगवानी करने और नियंत्रित करने में जो है सो प्रबंध कृत शामिल होते हैं। क्या होता है कि अगर हम कोई संगठन को बनाते हैं तो उस संगठन को बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि संगठन को चलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा जो व्यक्ति पूरी संगठन के लोगों का नेतृत्व कर सके, है ना, पूरी संगठन के लोगों को समझा सके कोई भी बात को, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग तरह का होता है, हर किसी का सोचना अलग अलग तरह का होता है। मान लिया जाए कि हमने एक संगठन बनाया और हमें सरकार से किसी मुद्दे को लेकर बात करना है, तो हमारा ये उद्देश्य होगा कि सरकार से हम बेरोजगारी के खिलाफ अगर बात करें, किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करें अगर सरकार को, तो सभी लोग संगठन का हम लोग जाके सरकार से बात नहीं करेंगे। कोई एक व्यक्ति जिससे हम सभी के द्वारा चुना जाएगा, वो व्यक्ति जाएगा और सरकार से बात करके आएगा और हम लोगों को बताएगा। तो संगठन में अगवानी करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए और प्रबंधन कृत करने के लिए शामिल होते हैं। संगठन अगवानी करने मतलब नेतृत्व करने के लिए, नियंत्रण करने जो एक व्यक्ति होगा वो पूरी संस्था को नियंत्रित करेगा, पूरी संगठन को नियंत्रित करने का काम करेगा। देखिए, न्यूमर, समर और किर्बी प्रबंधन की एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। न्यूमर है, समर है और किर्बी, ये जो है सो प्रबंधन को, ये तीनों साइंटिस्ट का नाम है जो प्रबंधन को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिक प्रक्रिया जो समाज के लोगों के लिए किया जाता है, वह इससे एक प्रक्रिया मानते हैं क्योंकि इसमें एक कार्य की श्रृंखला है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति करने और अगवानी करती है। वह आगे इसे समाज की क्रिया भी मानती है क्योंकि यह कार्य मुख्य रूप से व्यक्ति के बीच संबंधों से सरोकार करता है। शिक्षा के संदर्भ में हम प्रबंधन की परिभाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है शैक्षिक संगठनों के क्रियाकलापों को निर्देशित करने की ताकि एक निर्धारित कार्य किए जा सके रूप में मदद किए जा सकते हैं। प्रबंधन व्यक्तियों से सरोकार रखता है या व्यक्ति द्वारा होता है और व्यक्ति के लिए होता है। ये जो प्रबंधन होता है ना, जैसे कि हम लोग समझे हैं कि किसी भी संगठन को बनाने का काम जो है एक उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है कि हमें इस संगठन को बना के क्या करना है, ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये उद्देश्य है हमारा, है ना। तो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होता है, बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होता है। उस सारे सपोर्ट कौन बनता है? हमारा प्रबंधन बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन की धारणा। देखिए बहुत सारे पॉइंट को जो यहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम इग्नोर करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको साथ में लेकर के चलेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करें और आराम से उसको पढ़ें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये सारी मेहनत आपके लिए है ताकि आपको इस तरह की वीडियो और मिले और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। विद्यालय प्रबंधन की धारणा देखते हैं हम लोग कि विद्यालय प्रबंधन की धारणा क्या होता है। देखिए विद्यालय एक संगठन है, हम लोग देखे भी थे कि विद्यालय एक क्या है, संगठन है। विद्यालय प्रबंधन इस संगठन के इस कार्य के कृत्य से संबंधित हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए संगठन को स्थापित किया जाता है वह प्राप्त कर लिया जाए, और यह विद्यालय के प्रबंधन पर ही निर्भर है। विद्यालय के सब महत्वपूर्ण कार्य क्रियाएँ संपन्न हो सके। हमने इससे पहले ही बताया कि विद्यालय प्रबंधन की धारणा भी यही है कि विद्यालय एक संगठन है और विद्यालय प्रबंधन जो है सो इस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करता है ना। अब हम लोग पाठशाला प्रबंधन की आवश्यकता को देखते हैं। देखिए पाठशाला के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठशाला प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन विद्यालयों के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी संस्था को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद शिक्षा का व्यापक स्तर प्रारूप जो है प्रसार हुआ है। छात्रों और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस तरह शिक्षा के निकाय, छात्र संख्या, शिक्षकों की वृद्धि का अभाव शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकताओं को मजबूती देता है और यह आवश्यक होते जाता है कि विद्यालय प्रबंधन को अनदेखा ना किया जाए, क्योंकि इसका असर अच्छा नहीं दिखाई देता है। अगर इसको अनदेखा किया जाता है तो इसका असर अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। भले ही उस विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में छात्र हो, योग्य अध्यापक हो तथा अन्य पढ़े लिखे
पढ़ने लिखने के पर्याप्त साधन हो, अगर विद्यालय प्रबंधन पूर्ण दक्षता के साथ विद्यालय प्रबंधन की कठिनाइयों को ना समझ सके तो और सुचारू रूप से प्रबंधन को सही दिशा ना दे सके तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिल सकती है। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की आत्मा है। अगर विद्यालय प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया गया तो बालकों का सर्वांगीण विकास होना कठिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा कि विद्यालय का प्रमुख केंद्र है। विद्यालय का प्रमुख केंद्र क्या है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं देना है, बच्चों के मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर विकास को देखना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। पूरे जितने भी विकास होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे विकास के बारे में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन सब विकास जो है सो बच्चों में कराना स्कूल का दायित्व तो होता है। और अगर एक अच्छा बिल्डिंग ना हो, अगर एक अच्छा क्लासरूम ना हो, अगर एक अच्छा टीचर ना हो तो इन सब चीज़ों नहीं होने के कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो ये पाठशाला प्रबंधन की आवश्यकता है कि पाठशाला प्रबंधन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि क्या क्या हो। पहला तो पाठशाला हो, विद्यालय अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, छात्र भी पढ़ने के लिए वहाँ पे आए, उसके गार्जियन से अच्छा तालमेल हो, बच्चे और टीचर के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर के एक बच्चे में सर्वांगीण विकास हो पाएगा और विद्यालय प्रमुख केंद्र जो है वो बना रह पाएगा। आइए हम लोग आगे की पॉइंट के बारे में देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन का जो उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या हैं, बताएं। तो क्या क्या है कि विद्यार्थियों का शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को विश्वस्त किया जाए। किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास, ये सारे विकास को जो है सो एक स्टूडेंट के अंदर में जो है सो पूर्ण रूप से भरा जाए, विश्वस्त किया जाए, उसमें किया जाए। विद्यार्थियों की शिक्षा की योजना उनकी आवश्यकताओं, अभिरुचि एवं लालसाओं के अनुरूप बनाई जाए। विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, उस तरीके से उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से पढ़ाओगे तो उसको पढ़ने में रुचि नहीं आएगा और फिर उसको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे अगर प्रैक्टिकल समझता है तो उसे प्रैक्टिकल करके समझाएं। बच्चे अगर डांस करके समझता है उसे डांस करके समझाएं। बच्चे अगर गाना गा कर समझता है तो बच्चे को गाना गा करके समझाएं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको समझाएं, शर्त वहाँ पे समझाने का है। उसके लिए आप किसी भी एक्टिविटीज़ का सहायता ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों की शिक्षा की योजना किस हिसाब से बनना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से बननी चाहिए। अभिरुचि किस चीज़ में वो रुचि दिखाता है अपना, इसके हिसाब से बनना चाहिए। अभिरुचि एवं लालसाओं के अनुरूप बनाई जा सके ताकि उसको लालची आए और वो लालची आए और वो जो उसको पढ़ने के लिए राजी हो और उसे पढ़ने में अपना ध्यान लगाए। सीखने तथा विद्यार्थी की अन्य क्रियाओं के निष्पादन में व्यक्तिगत विभेदों को ध्यान में रखा जाए। देखिए, सीखने, बच्चा क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में, तथा विद्यार्थियों की अन्य क्रियाएं के निष्पादन में व्यक्तिगत विभेदों, एक से एक दूसरे व्यक्ति के बीच में जो है सो विभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना जो है सो किसका काम होता है, विद्यालय प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है कि इन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखें। चौथा पॉइंट है कि उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधनों का सबसे उत्तम उपयोग शिक्षण सीखने की क्रियाओं में किया जाए। और उपलब्ध मानव तथा भौतिक संसाधन, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन। स्कूल में मानव संसाधन क्या क्या होता है, तो स्कूल में मानव संसाधन होता है टीचर, प्रिंसिपल और भी जितने भी काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं, ये सारे जो है सो वहाँ का क्या होता है, मानवीय संसाधन होता है। और भौतिक संसाधन क्या होता है, कुर्सी, टेबल, क्लासरूम, बोर्ड, इन सब चीज़ें जो होता है वो भौतिक संसाधन होता है। तो किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए उपलब्ध मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का सबसे उत्तम उपयोग शिक्षण
सिखाने की क्रियाओं में किया जाए। अगर बच्चे का क्लासरूम अच्छा नहीं है, बैठने के लिए अगर कुर्सी अच्छा नहीं है, टेबल बेंच अच्छा नहीं है, तो बच्चों का दिमाग पढ़ने से ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, टेबल और बेंच पे रहेगा। तो इसीलिए विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य होते हैं ये कि स्कूल में जिन जिन संसाधनों की कमी है उन संसाधनों को बेहतर ढंग से बनाया जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया जाए, ताकि बच्चों को अभिरुचि आए और सीखने के लिए आए। जैसे कि आप दिल्ली के स्कूल को देख लें, वहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि बच्चों का जो है सो अभिरुचि जागे और बच्चा अधिक से अधिक पढ़ने के लिए आए। अच्छा क्लासरूम है, क्लासरूम में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, डांस एक्टिविटीज़ होता है, सिंगिंग के लिए अलग से टीचर को रखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रखने से क्या होता है, बच्चे अपने अंदर की छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं और बच्चे खुल करके अपने टीचर पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। 5वां पॉइंट यह क्या है कि यह निश्चित कर लिया जाए कि पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध है तथा उसका सबसे अच्छा योग्य संउचित ढंग से बनाकर निश्चित किया जाए। यह देखिए, यह बोल रहा है कि यह निश्चित कर लिया जाए कि पर्याप्त आर्थिक संसाधन जितने भी संसाधन हैं, ठीक है, वो एक पर्याप्त मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को फुटबॉल खेलना है तो हर एक बच्चों पर एक फुटबॉल को रख दिया जाए, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक पूरे स्कूल में 500 बच्चे हैं और हमने एक फुटबॉल रख दिया है और बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए भेज दिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन होना चाहिए कि बच्चों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उसे मिल सके। छठा पॉइंट क्या है कि शिक्षकों के कार्य का पर्यवेक्षण किया जाए और उसकी योग्यता तथा रुचि के अनुसार उन्हें उत्तरदायित्व दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टीचर को कोई भी क्लास पढ़ाने के लिए दे दिया जाए। टीचर की पहले जांच किया जाए कि वो कौन सी क्लास तक पढ़ा पाएंगे, उस हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए दिया जाए। टीचर को कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाने में रुचि है, उस हिसाब से उसे पढ़ाने दिया जाए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का टीचर है, उसे पॉलिटी पढ़ाने के लिए दे दिया तो कुछ पेज तक पढ़ा सकता है, लेकिन वो टीचर हिस्ट्री का है तो वो हिस्ट्री को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है। तो जो सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से पढ़ा सकता है, हमें स्टूडेंट को वही चीज़ पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना काम किसका होता है, विद्यालय प्रबंधन का एक उद्देश्य होता है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। आगे हम लोग देखते हैं और हमारा 7वां पॉइंट क्या है कि विद्यालय के कार्यालय का उचित प्रबंधन किया जाए और विद्यार्थियों संबंधी सब लेखाओं को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। विद्यालय का जो कार्यालय है उसको बहुत अच्छे से सजाया जाए और विद्यार्थी संबंधी लेखाओं, विद्यार्थियों के द्वारा जितने भी चित्र उत्र बनाए जाते हैं उसको व्यवस्थित ढंग से जो है सो कहाँ पे लगाया जाए, ऑफिस में लगाया जाए। 8वां पॉइंट होता है कि विद्यालय शिक्षण तथा अन्य क्रियाओं के लिए समय सारणी बना ली जाए। विद्यालय की जो शिक्षण है तथा जितने भी काम हो, जैसे कौन से पीरियड में पढ़ाई होना है, कौन से पीरियड में खेलना है, कौन से पीरियड में डांस क्लास होगा, कौन से पीरियड में सिंगिंग क्लास होगा, इन सब चीज़ों के लिए एक समय सारणी, एक रूटीन बना ली जाए। ये काम भी किसका एक उद्देश्य होता है, किसका, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य होता है। 9 पॉइंट है कि विद्यालय की वृद्धि की योजना उसके दर्शन के अनुरूप बनाई जाए। विद्यालय में वृद्धि होना चाहिए, हर चीज़ में वृद्धि होना चाहिए। जब बच्चों की संख्या अगर ये काम किसका होता है कि जितनी ज़्यादा संख्या में जो है सो स्टूडेंट बढ़ता जाएगा, उतनी अधिक संख्या में हमें क्लासरूम चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये सारा जो कार्यभार होता है ये प्रबंधन का काम होता है। ये देखना जो होता है ये प्रबंधन का उद्देश्य होता है कि हम देखें कि विद्यालय में किन चीज़ों की कमी हो रही है, कौन सी क्लासरूम में बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे क्लास जो है सो उसको आवंटित किया जाए। 10 पॉइंट है कि सरकारी संस्थाओं एवं नैतिक आर्थिक सहायता जो है सो देने वाली संस्थाओं से संपर्क रखा जाए। वैसी संस्थाओं से संपर्क रखा जाए जो सरकारी स्कूल के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए जो आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार रहती है और जो हमेशा हेल्प करती है। 11वां पॉइंट है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए तथा शिक्षकों के कार्य के परीक्षण के लिए आयोजित किया जाए। विद्यालयों की उपलब्धि, अगर कोई विद्यालय अगर कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उसका मूल्यांकन करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हाँ ये विद्यालय जो है सो हमारे लिए अच्छा काम किया है और बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहा है। और उसके शिक्षक जो होते हैं उसके लिए जो है सो परीक्षक के लिए आयोजन किया जाए। 12वां पॉइंट है कि विद्यालय के कर्मचारी के चुनाव, नियुक्ति तथा वेतन के लिए पद लिए जाए। विद्यालय के जो कर्मचारी हैं उसके लिए चुनाव किया जाए, नियुक्त किया जाए, उसको वेतन के हिसाब से जो भी पद दिया जाए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4,000 रुपये दिया उसको चपरासी के लिए उसको दे रहा है वेतन और उसको जो है सो पढ़ाने के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
फिर बोलता है कि ऊपर वर्णन किए गए उद्देश्यों के अतिरिक्त भी और अन्य उद्देश्य हो सकते हैं जो कि स्थान, विद्यार्थी, जनसंख्या, समुदाय की आकांक्षाओं एवं सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होते हैं। सही बात है कि स्थान के हिसाब से, विद्यार्थी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से ये विद्यालय का जो प्रबंधन है इसका उद्देश्य धीरे धीरे जो सो बढ़ भी सकता है। लेकिन हम लोगों ने जितना पॉइंट को देखा उन सारे पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो विद्यालय को साफ सफाई रखना, विद्यालय में किसी चीज़ की कमी हो गया उसको पूर्ति करना, विद्यालय में टीचर की नियुक्ति करना, कौन से टीचर कौन से योग्य हैं उस हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए देना, खेल कूद के लिए बच्चों के लिए रूटीन बनाना, पढ़ने लिखने के लिए हर चीज़ के लिए रूटीन बनाना, सरकारी संस्थाओं से सहायता लेने के लिए बनाए रखना, विद्यालय की वृद्धि के अनुसार बच्चों की संख्या बढ़ने के हिसाब से बिल्डिंग के लिए आवश्यक हो बिल्डिंग को बड़ा करना, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान रखना किसका उद्देश्य होता है, प्रबंधन का उद्देश्य होता है। अब हम लोग देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के कृत्य क्या होते हैं। कृत्य मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल सकते हैं हम लोग, कैसे उसको मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट का काम होता है देख रेख कैसे किया जाए। टेलर, जिसने पुस्तक, टेलर जो एक साइंटिस्ट जिसने एक पुस्तक लिखा, कौन सा पुस्तक लिखा उसने, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा, टेलर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, टेलर के द्वारा का पुस्तक लिखा गया प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 91 में लिखा गया था, से लेकर वर्तमान समय तक अनेक प्रयास प्रबंधों के कार्यों वर्णन करने के लिए किए गए हैं और शैक्षिक प्रशासन में वह समय समय पर प्रबंधन विशेषज्ञों के कार्य के आधार पर आने के लिए लिए गए हैं। जो कृत्य शैक्षणिक प्रशासन के वर्णन किए जाते हैं उसमें संकेत लेकर हम निम्नलिखित 5 मुख्य विद्यालय प्रबंधन के वर्णन कार्यों का जो सो वर्णन कर सकते हैं। कौन कौन से वो 5 कार्य हैं उसको देखते हैं हम लोग। विद्यालय क्रियाओं के लक्ष्य एवं नीतियों का विकास करना। अगर किसी विद्यालय का एक लक्ष्य घोषित कर दिया विद्यालय ने कि हमें अपने बच्चों को इस लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो उसकी नीति बनाना, उस नीतियों का विकास करना विद्यालय प्रबंधन के कृत्य का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है उसको देखना। ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उसके विकास को निर्देशित करना जो कि उद्देश्यों और परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हो। देखिए, अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल में है तो हम आप स्कूल को बच्चों को चाहते हैं कि एक ऊंचाई तक पहुंचाएं, तो उन बच्चों को पता होने चाहिए, जो व्यक्ति पहुंच गया है उन व्यक्ति को हमें स्कूल बुलाना चाहिए और हमें बच्चों से उनका मिलाप करना चाहिए, ताकि बच्चे उससे अपनी क्वेश्चन पूछ सके और समझ सके कि किस बेस पे उन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन किया है और उसकी कमी क्या रही, उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना जो सो उसका टीचर का काम होता है। और हमें ऐसे कार्यक्रम को बुलाना चाहिए, ऐसे कार्यक्रम को किए जाना चाहिए जिससे बच्चों को ये पता चले कि हमें उस मंजिल तक कैसे जाना है, निर्देशित किया जा सके, उद्देश्यों तक पहुंचाने की कोशिश किया जा सके। और वैसे व्यक्ति जो वहाँ पहुंच चुके हैं उन्हें बुला करके हमें ये बच्चों से मिलाना चाहिए, ताकि बच्चे उनसे ये सीख पाए कि कैसे पहुँचे, कैसे विकास हुआ, निर्देश मिले उससे कि यहाँ से ये काम करना है, ऐसे ऐसे जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तीसरा पॉइंट है कि विद्यालय संगठन को स्थापित करना जो कि कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए नियत हो। विद्यालय संगठन का स्थापित करना, विद्यालय संगठन में क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो अध्यक्ष हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे, इन सारे व्यक्ति होंगे जो कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो है सो काम करेंगे। और उसके नियत होना चाहिए कि हमें बच्चों को स्कूल को एक ऊंचाई तक ले जाना है, एक जगह तक पहुंचाना है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए उसे। संसाधनों तथा धन वस्तुओं को प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना जो कि संगठन तथा उसके कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए आवश्यक होता है। संसाधनों, जिसे भी कोई भी स्कूल के लिए भी संसाधन की जरूरत होती है। अभी बताया था कि मानवीय संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। तो मानवीय संसाधन की कमी हो गया, मान लीजिए चपरासी की कमी हो गया, टीचर की कमी हो गया, खाना बनाने वाले की कमी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर में हमें ध्यान देने की बात है। और धन तथा वस्तुओं को प्राप्त करने की बात है। तो धन तथा वस्तुओं का मतलब ये होता है कि कोई भी धन जो स्कूल की तरफ से जो बच्चों को दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, या तो खाने पीने के बारे में जो भी वहाँ पे कमी होता है, उन सब चीज़ों के लिए उपलब्ध कराने का काम किसका होता है, संगठन का होता है। और इसके लिए कार्यक्रम को सहयोग भी करना चाहिए। तो इसमें 5 पॉइंट हो गया हम लोगों का कि उन कार्यक्रमों को प्रभावशाली और सकुशल का मूल्यांकन करना जिसके द्वारा यह सब कृत्य किए जाते हैं। ठीक है,
उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करना भी जो विश्वविद्यालय के प्रबंधन के कृत्य का काम होता है, और इसे देखना। तो फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जितने भी वीडियो आपको नीचे आपको जो भी पॉइंट दिख रहे हैं वो सारा पॉइंट एक एक करके इसमें विस्तारित रूप से दिया गया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल पॉज करें और इसको पढ़ें ताकि आपको बेहतरीन ढंग से उसके बारे में समझ में आ सके। इसमें हमारा 3-4 पॉइंट बाकी रह गया कि विद्यालय प्रबंधन का कार्यक्षेत्र बाकी रह गया, प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन जो है सो बाकी रह गया है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विद्यालय प्रबंधन का कार्यक्षेत्र देखेंगे और प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन को हम लोगों ने नहीं तो हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए तुरंत इसको स्पीड से देख लेते हैं। देखिए विद्यालय प्रबंधन के अनेक कृत्य करने होते हैं जैसे कि हमने ऊपर देखा है, ठीक है। और इन कृत्यों को ध्यान में रखकर हमें विद्यालय प्रबंधन के कार्यक्षेत्र का वर्णन करना चाहिए कि विद्यालय जो प्रबंधन का कार्यक्षेत्र होता है उससे क्या क्या होते हैं। देखिए विद्यालय प्रबंधन विद्यालय का बजट बनाता है और विद्यालय की क्रियाओं के लिए ध्यान को जो है सो इकट्ठा करता है। यह निश्चित करता है कि विद्यालय का धन उचित प्रकार से खर्च किया जा रहा है और सब व्यय का लेखा रखा जा रहा है। जितने भी पैसा सरकार से फंड लिया जा रहा है विद्यालय प्रबंधन के लिए, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन सभी का लेखा जोखा करके उसे रखा जा रहा है कि कहाँ पे हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। और इससे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जितना पैसा हमने सरकार से मंगाया उससे अपने पैकेट में डालें और हमने खर्च बहुत कम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विद्यालय के भवन तथा सामान का प्रबंध कराता है। जो विद्यालय में भवन है उन सबको मरम्मत के लिए बनाने के लिए, और विद्यालय में जो भी सामानों का कमी हो गया है, संसाधन की कमी हो गया, उन संसाधन की पूर्ति के लिए पैसे मिलते हैं। यह निश्चित करता है कि विद्यालय की इमारत इत्यादि का सबसे उत्तम उपयोग हो रहा है और यही अच्छी दशा में है। यह विद्यालय भवन के निर्माण का यदि भवन बना हुआ है तो इसके विस्तार का अथवा उसकी मरम्मत की योजना बनाता है। यह शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति एवं कार्य वितरण करता है। यह शिक्षक वर्ग के लिए सेवा के दौरान जो रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करता है। आप लोग अगर इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, पूरी डीप में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और देखते हैं 7 पॉइंट क्या है। 7 पॉइंट है कि यह कर्मचारियों में सहयोग से कार्य करने की भावना को बढ़ाता है। यह भौतिक पदार्थों, द्रव्य, दृश्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक साज सज्जा तथा अन्य वस्तुओं शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराता है। अगर विद्यालय में जो है सो जितने भी चीज़ की कमी हो गई, चाहे पंखा खराब हो गया है, उन सब चीज़ों को बनाने का काम कौन करेगा? जो काम होता है विद्यालय प्रबंधन का काम होता है। यह पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग देते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा का आयोजन करते हैं, कैंप लगाते हैं डॉक्टरों का, जहाँ पे सारे बच्चों का चेकअप होता है, किसी बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है। यह निश्चित करता है कि विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। यह ऐसे शिक्षक कार्यक्रमों का संगठन करता है जो प्रत्येक विद्यार्थी को अपने निजी गति से शिक्षक ग्रहण करने का अवसर देते हैं। और यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। कौन? विद्यालय प्रबंधन का कार्यक्षेत्र का ये काम होता है कि वो विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है और परीक्षाओं का आयोजन कराता है और मूल्यांकन कार्ड तथा परीक्षा फल लेखा का जो रख रखाव करता है। आगे हम लोग देखते हैं 14 पॉइंट रख रखाव करता है। यह शिक्षक के कार्य का लेखा जोखा रखता है और उसके आगे बढ़ने के लिए मार्ग निर्धारित करता है। मतलब है कि यह समुदाय के साथ साथ संबंध स्थापित करता है और विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क में रखता है और यह जनता के विद्यार्थियों के उद्देश्यों, आवश्यकताओं, उपलब्धियों में प्रवृत्त करता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके मम्मी पापा हर किसी से जो है सो टीचर संबंध रखते हैं। कौन? विद्यालय प्रबंधन का कार्यक्षेत्र काम ही यही होता है विद्यालय प्रबंधन का, कि वो बच्चों के गार्जियन से संबंध रखें और बच्चे का बिहेव घर में कैसा है, स्कूल में कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करें। आगे हम लोग देखते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध। ये प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारा है इसमें कि मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या कहता है कि अद्यापि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में व्यापक मात्रा में गति हुई है, फिर भी लगभग 25 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले विशाल राज्य में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होना शेष है। सन कितना में दिया गया है? सन 1971 तक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का दायित्व स्थानीय निकायों पर था और ये निकाय अपने दायित्व को पूरी तरह
तरह से नहीं निभा सके। अद्यापि राज्य सरकार द्वारा उन्हें सभी संभव सहायता एवं निर्देशन प्राप्त किया गया। इसका मुख्य कारण है कि स्थानीय निकायों की अपनी ढील ढाल तथा स्थानीय प्रतिद्वंदी एवं गड़बड़ी थी। इसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक स्कूलों के संचालन एवं अध्यापकों, छात्रों आदि के प्रदत्त सुविधाओं का वितरण भली भांति नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक स्थानीय निकाय का प्रशासन तंत्र और हर प्रशासन तंत्र में अपनी कमजोरी और दुर्व्यवस्था के कारण प्राथमिक शिक्षा जगत में अनेक प्रकार की समस्याएं, अध्यापकों को समय से वेतन न मिलना, सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदानों का दुरुपयोग, शिक्षकों की नियुक्ति के पक्षपात, उसका राजनीतिक में नियोजन आदि दिन उठ खड़े रहती थी। और इसके खिलाफ जो 5.1/2 लाख से अधिक जो है अधिक शिक्षकों, लगभग 1/2 करोड़ छात्र छात्राओं की विशाल संख्या को देखते हुए भी स्थानीय निकायों के सीमित शासन तंत्र के लिए प्राथमिक स्कूलों को सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं हो सका। इसलिए राज्य सरकार ने 10 जुलाई 1973 को एक अध्यादेश द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सीधे अपने हाथ में ले लिया और इसके पश्चात सरकार ने उक्त अध्यादेशों को अधिनियम का स्वदेश भी प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन जो है तो कब हुआ, ये इसका निर्देशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़रूरी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी था उन सब चीज़ों को हम लोग बताया है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्षेत्र पूछेगा आपसे, आपको विद्यालय प्रबंधन के कृत्य पूछेंगे, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य पूछेगा, विद्यालय प्रबंधन की धारणा पूछेगा, प्रबंधन की परिभाषा पूछेगा, बोने एवं कटर्स के द्वारा जो दिया गया था, त्रिवथा और न्यूपोर्ट के द्वारा जो दिया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देखें, पॉज वीडियो को करें और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें देखना चाहिए उन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। एक बार हम इसको पूरी विस्तार से आपको दिखा देते हैं कहाँ पे क्या है, ताकि आप इसको बड़े अच्छे ढंग से अगर पढ़ना चाहें तो जूम करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ये सारी मेहनत आपके लिए है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको जूम करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको, क्योंकि आप इसको बुक खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो है आपको यहीं से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप कहीं और से 10-10 मिनट के वीडियो को देख करके अगर आप खोजते कि हम क्लियर कर लेंगे तो ये बोले ना कि मोची वाली कहानी हो जाएगा कि जूता लेने गए और पैर छोटा कर दिए, फिर सोचते हैं कि हमारा पैर में अट ही नहीं रहा है, तो ये कहानी हो जाएगा। तो ऐसा कहानी आप ना दोहराएं। आप बच्चा नहीं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और आपको टीचर में तो यही खासियत होता है ना कि जितना ज़्यादा नॉलेज हो उतना अच्छा टीचर होता है। तो आप नॉलेज को ग्रहण करने के बारे में सोचें, शॉर्ट में कहीं भी जाने की ज़रूरत में ना सोचें। अगर आप शॉर्ट में जाते हैं तो आप टीचर बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि टीचर का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किसी भी क्वेश्चन को पूरी डीप में जाके बताना। और अगर आप किसी क्वेश्चन को डीप में पढ़ेंगे ही नहीं तो डीप में बताएंगे कैसे। इसलिए आप जितना हो सके वीडियो को डीप में देखें पूरी तरह से। अगर हो सके तो आप बुक को खरीद लें, लेकिन अगर नहीं हो तो आप वीडियो को बिल्कुल इन सब चीज़ों को जो है सो देखें और पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। हमारे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम क्रिएटर मनीष सर।